अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं मोस्ट वेलकम करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों की जो ईद थी वो बहुत अच्छी गुजरी। हमने आपको अच्छा खासा टाइम दिया कि आप लोग फ्रेश हो जाएं, ठीक है। यानी ईद से पहले भी तैयारी के लिए पूरा टाइम दिया आप लोगों को, इवन के ईद के दिनों में और ईद के बाद भी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा दिन दिया था जिसमें आप लोग अपने जो है तमाम के तमाम जो ईद पे जो आपने एंजॉय किया था उसकी भी जो है समहाउ जो आप क्या कहते हैं फील करते हैं थोड़ी थकावट वो दूर कर सकें, ठीक है भाई। और जो है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत फ्रेश किस्म के जो है आप लोगों ने मतलब अपने फ्रेश बहुत हो चुके हैं। आप लोगों के जो है फेसेस बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं आज मुझे लग रहा है, ठीक है। उम्मीद यही रखते हैं। देखो हम बिफोर जो है ईद हम समहाउ बोरिंग थी भाई, क्यों मुश्तबा बोरिंग क्यों थी भाई, अच्छी ईद बनानी चाहिए थी ना। देखो आप लोगों को इतना टाइम मिला, कैंपस ने आप लोगों को इतना टाइम दिया छुट्टियों के अंदर, सो आपने तो जरूर प्लान करना था कि जो है ईद को, और ईद को प्लान करते हुए जो है एंजॉय करना था उसको, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम रमजान में जो लेक्चर्स ले रहे थे वो 25 मिनट्स के ड्यूरेशन के थे, तो समहाउ उसमें हम बहुत रिलैक्स होकर चल रहे थे। और ईद कैसे गुजरी मेरी ईद रोज घर बैठकर और समहाउ एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से जो है दूसरे कमरे में जाकर गुजरी है, बस यही मेरी एक्टिविटी थी पूरी ईद की। कहीं मैं गया नहीं इस दफ़ा, कहीं भी मूव नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं बोर नहीं कहूँगा, ठीक है। मतलब अच्छी गुजरी, मतलब कोई मसला नहीं था, ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि जो है हमारा लेक्चर चूंकि शॉर्ट था तो हम बहुत रिलैक्स चल रहे थे। अब हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथियर हो चुका है, 35 मिनट्स का मार्जिन में मिलता है। सो अब हम थोड़ी सी स्पीड इन्हांस करेंगे अपनी, और हम थोड़ा सा स्पीडली तौर पे मूव करेंगे। जो हमारा जो है पार्ट 1 का सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमने बेसिक तौर पे पढ़ना क्या है, आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा दिया था रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से, तो आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास की ही बात करेंगे। और ठीक है, बिल्कुल रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से जो है डिस्कशन करेंगे और इस तरह से हम आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल तमाम लोगों की तरह आई थिंक सब लोगों ने जो है घर बैठकर ही ईद गुजारी और घर बैठकर ही जो है आप लोगों ने एंजॉय किया है ईद को। सो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, ठीक है, इस सवाल से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन भी कि अगर हम एक एटम की बात करते हैं, सो एक एटम जो है बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल है। हम इस स्मॉलर पार्टिकल यानी एटम को डायरेक्टली तौर पे हम देख भी नहीं पाते, अपनी नजर से भी नहीं देख पाते। इवन के हमने देखा था कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसके थ्रू भी हम एटम को नहीं देख पाते, नहीं डिटेक्ट कर पाते, ठीक है। जो इतना छोटा पार्टिकल है, इवन के इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी वो थोड़ी एडवांस टेक्निक है, इसके थ्रू भी हम एग्जैक्टली एटम को नहीं देख पाते, ठीक है। तो इतना छोटा पार्टिकल हो, उस छोटे से पार्टिकल का डायरेक्टली मास मेजर करना नामुमकिन है। यानी डायरेक्टली हमारे पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट उस वक्त नहीं था कि जिसके थ्रू हम जो है डायरेक्टली तौर पे एटम के मास को मेजर कर सकते या एटम का मास जो है उसको फाइंड आउट कर सकते। हमने किया क्या कि हमने फिर इन एटम्स में से ही एक एटम को एज अ रेफरेंस लिया और उसको एज अ रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, हमने क्या किया कि बाकी तमाम एटम्स के मैसेज को उससे रिलेट करते हुए निकाला, फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहां पर एक डेफिनेशन मेंशन की रिलेटिव एटॉमिक मास की, जरा वो देख लेते हैं, फिर इसको जरा हाईलाइट भी करेंगे, समझा भी दूंगा मैं आप लोगों को। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो है कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन 12 जो हमारे पास है, हम उसको एज अ रेफरेंस मानते हैं और उसको एज अ रेफरेंस मानते हुए उसके साथ कंपेयर करते हुए बाकी एटम्स जो हैं उनका मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये बात जानते हैं ना कि हम इस तरीके से पहले वक्तों में कोई इस तरह का एक पलड़ा इस्तेमाल किया करते थे, यही पलड़ा मतलब तराजू का इस्तेमाल करते थे ना, एक तराजू का हम इस तरह के इस्तेमाल किया करते थे पुराने वक्तों में। ये देखें जरा, डायग्राम बना रहा हूं लेकिन
जस्ट आइडिया कन्वे करने के लिए, ठीक है। इस तरह का हम जो है पहले वक्तों में एक तराजू इस्तेमाल किया करते थे अपने जो है पुराने वक्तों के अंदर, ठीक है जी। एक तरफ हम रखा करते थे कोई बाट 1 kg 2 kg, लेट्स सपोज 1 kg का रखा हुआ है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हम रखते थे कुछ भी, कोई भी चीज हमारी जो है वो जो जिसको हमने जिसका मैस मेजर करना होता था वो हम रखा करते थे। हम कहते थे कि अगर जो हम इस तराजू को पकड़ें, ठीक है, और अगर ये चीज बिल्कुल बैलेंस हो, हम कहते थे जितना ये मैस है उतना ही मैस इस सब्सटेंस का भी होगा, ठीक है। सो मतलब ये हुआ कि इस सब्सटेंस का जो मैस है मैं वो इस सब्सटेंस का मैस क्या कर रहा हूं, फाइंड कर रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं बाय रिलेटिंग इट विद दिस मैस, ठीक है। यानी इस सब्सटेंस के मैस को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। किस तरीके से, इसके मैस को इस सब्सटेंस के मैस से रिलेट करते हुए अगर ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हैं तो हम कहते हैं कि ये अगर 1 kg था सो ये भी 1 kg ही होगा, ठीक है। सो इस मेथड को हम कहते हैं रिलेटिव का नाम देते हैं। रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एक चीज को उस चीज से रिलेट करते हुए, कंपैरिजन करते हुए हमने किसी एक दूसरी सब्सटेंस का मैस फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो यही चीज मैं आपको बताने लगा था कि हम करते क्या है कि हम एक एलिमेंट, एक एटम कंसीडर कर लेते हैं एज अ रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। ये टॉपिक तो हो गया था, नहीं देखो हाफिज साहब वहां पर ना आपने कुछ इशू रेज किए थे 12 कार्बन 12 के हवाले से, वो क्लैरिफाई करना है मैंने, ठीक है जी। तो मैं आपसे कह रहा था एक एलिमेंट को हम एज अ रेफरेंस मानते हैं और यहां हमारा रेफरेंस क्या है, रेफरेंस हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, रेफरेंस क्या होता है इसके अंदर, कार्बन 12। हम कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस लेते हैं और इसके साथ कंपेयर करते दूसरे एटम को हम कहते हैं कि इसके अगेंस्ट यानी इसके जो है साथ रिलेट करते हुए दूसरा एटम कितना लाइटर है या कितना हैवियर है, इसके अकॉर्डिंग हम उसका मैस बताएंगे, उसका मैस मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। सो ये चीज हमने देखनी है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि हम कार्बन का 1/12 पार्ट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे एटम्स के मैसेज के साथ, ठीक है। कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है, ठीक है, इसके 1/12 पार्ट को हम लेंगे और इसके साथ बाकी एलिमेंट को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि कोई दूसरा एलिमेंट कितना लाइटर है या कितना हैवियर है। अब 1/12 का मतलब क्या होता है, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अब इसका मतलब क्या होता है, हम ये कहते हैं, हम चूंकि देखो कार्बन हम C12 को एज रेफरेंस क्यों लेते हैं, मुश्तबा ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा और इंटरेस्टिंग भी है। देखो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त तक यानी जब हम बहुत अर्ली स्टेजेस की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो है कार्बन 12 और हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट था जो सबसे ज्यादा नोन था, ठीक है, जिससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हमारे पास सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने एज ए रेफरेंस लिया था। कार्बन 12 का मैस कैसे फाइंड हुआ था, सो मैं आपको बताऊं कि कार्बन ही क्यों लिया, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, किसी और को क्यों नहीं लिया इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। फुरकान, अलीशा और आई थिंक मुमिना ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि कार्बन जो है ये बेसिक तौर पे उस वक्त जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिकग्नाइज्ड एलिमेंट जो है वो था, ठीक है। और इसका मैस हमारे पास कहां से आ गया, सो हम ये कहते हैं कि हमने जो मैस फाइंड आउट किया था, यानी इसका जो मैस हम निकालते हैं वो आपने देखा होगा कि जब हमने प्रेडिक्टेबल में यानी प्रेडिक्टेबल जो अर्ली स्टेज में जो है हमने जब डेवलप किए थे तो उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग एटॉमिक मैस, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पर किया था, ठीक है। तो समहाउ उसके थ्रू और जो है इस तरीके से हमने क्या किया था कि इसके मैस को एस्टिमेट किया था, ठीक है। और इसको एज ए रेफरेंस मानते हुए हम करते क्या है कि बाकी एलिमेंट्स को जो है हम के मैसेज को निकालते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन उसको हम रिलेट करें दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ, तो वो दूसरा एटम कितना हैवी या लाइटर है, ठीक हो गया। अच्छा, सो ये बात हमारे पास आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो मैं आपको कहा 1/12 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस दिन एक पिक्चर बना के दिखाई थी, ये है डायग्राम जो मैं उसमें बना रहा था। मैं कह रहा था कि अगर आपके पास एक बॉक्स हो और अगर आप उसको जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जो उसका एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं ये 1/12 है, ठीक है। हम कहते हैं ये 1/12 है, ठीक है। 12 कैसे, तो ये मैंने बताया आपको राफे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर हम एक बॉक्स लेते हैं उसके हम 12 हिस्से ही करते हैं तो एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो 1/12 पार्ट होता है उस बॉक्स का, ठीक है।
तो हम करेंगे क्या कि कार्बन 12 लेंगे और उसका एक हिस्सा 1/12 पार्ट लेंगे, ठीक है, और 1/12 पार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे एटम के मैसेज को रिलेट करते हैं कि वो कोई दूसरा एटम जो है वो कितना लाइटर या कितना हैवियर है, ठीक हो गया। सो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन लेता हूं, इसको हम लिख लेते हैं कार्बन 12, ठीक है, और इसको कंपेयर करता हूं विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू कार्बन 12, ठीक है, यानी कि कार्बन जो है अगर उसका हम 1/12 पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट है वो 16 टाइम्स लाइटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ C12, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं इस तरीके से हम बाकी एटम्स के मैसेज को रिलेट करते हैं विद कार्बन 12 और इस तरीके से हम उनके मैसेज को फाइंड आउट करते हैं। सो अब आप जो है मुझसे यहां तक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। C12 इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं, आपने ना सेकेंड ईयर में जाकर कार्बन जो है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसमें आएगा एक पेक्यूलियर बिहेवियर जिसमें आप कैटिनेशन का प्रोसेस पढ़ते हो। आई थिंक मेरे से आपने 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि कार्बन कार्बन आपस में डेवलप कर सकते हैं बॉन्ड और लार्जर चेन बना सकते हैं, ठीक है। सो एज इट इज फॉर्म के अंदर कार्बन जो है एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट नहीं कहूंगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ज्यादा होती है। और इस वक्त तक जब तक हम बात कर रहे हैं उस वक्त हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हम समहाउ कह सकते हैं कि जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास कार्बन की मौजूद थी। सर जो आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं नजर आ रहा। अच्छा चलें भी हम इसका करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रीबा क्वेश्चन पूछे मुझे अभी। मैंने रिप्लाई कर दिया है, ये जो आप इस पर जो भी आपका नाम है मैंने रिप्लाई कर दिया है, मैम लिखा हुआ है, लेकिन कंप्लीट देखो मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप अपना नेम एग्जैक्ट लिखा करें जो आपका नेम होता है, ठीक है, निक नेम मत लिखा करें, ठीक है, उससे मतलब बड़ा मसला होता है प्रोनाउंस करने में। देखो 1/12 पार्ट देखो हमने अभी पढ़ना भी है कि हम मैस को AMU के अंदर एटॉमिक मैस यूनिट में लिखते हैं। सो 1/12 मतलब कि 1 AMU होता है, ठीक है। इससे ना देखो मैंने आपको बताया मुश्तबा कि कार्बन 12 जो है वो वेल नॉन हम सब कह सकते हैं कि हमारे पास उस वक्त एलिमेंट था। अभी बताया अभी एन एग्जांपल आपको दी है ना कि 1/12 पार्ट लेंगे कार्बन का, ठीक है, कार्बन 12 का, और देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो कितना हैवियर या कितना लाइटर है। सो ऑक्सीजन कहते हैं कि 16 टाइम्स हैवियर होता है एज कंपेयर टू समहाउ कार्बन 1/12 पार्ट, इसलिए हम कहते हैं कि इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं उसका मैस फाइंड आउट करते हैं। जी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट बेसिक तौर पे हमारा जो है वो 4:40 पे हो जाता है, ठीक है जी। ये और क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी से, नहीं तो आप क्लियर कहेंगे ताकि हम आगे मूव कर सकें। सही था आपका, वैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हमें फीमेल टीचर क्यों नहीं पढ़ाती हैं। चलिए हम इस पर भी गौर करते हैं, ठीक है। ओके सर, कार्बन ले कैसे निकालो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। फरजान समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की, ठीक है जनाब। आई थिंक आगे हमें मूव करना चाहिए और अब हम नेक्स्ट पे चलें और नेक्स्ट बात कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें जनाब, ठीक हो गया, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। सो इस छोटे से पार्टिकल का मैस लिखना, मेंशन करना, उसके लिए समहाउ कुछ ना कुछ हमें जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। सो इसका मैस भी बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। सो इस थोड़े से मैस को लिखना हम बड़े यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते, ग्राम किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसी तौर पे छोटे यूनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। सर जी प्लीज सेकेंड ईयर की क्लास कब स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड जो है वीक ऑफ जून के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे।
मेरे अरीबा पिछले लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे, आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ब्लिंक कर रहे हैं रेड कलर का एक बटन, ठीक है, उसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक कंप्लीट जो है टेबल मिल जाएगा, उसमें डेट वाइज लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता था कि एटम चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल है तो इस छोटे से पार्टिकल का मैस बहुत थोड़ा होगा। सो इस मैस को लिखने के लिए हम छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखते हैं AMU, ठीक है, हम AMU का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को मेंशन करने के लिए। इसका मतलब होता है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, इसको एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं। और एटॉमिक मैस यूनिट जो है, ठीक है, इसके अंदर ही हम मोस्टली तौर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके मैसेज को हम मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन की भी यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल मेंशन की भी है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मैस 1.008 AMU होता है। क्लोरीन का 35.5 AMU होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखा हुआ है यहाँ पर 16 AMU होता है, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे। मैं आप लोगों को आइसोटोप का फिनोमेना एक्सप्लेन करूंगा, आइसोटोप समझाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोप, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, हम आइसोटोप की बात करेंगे। आइसोटोप होता है गैस एटॉमिक मैस एंड, यहां पर एक क्वेश्चन है, जरा उसको देख लें क्योंकि लग रहा है कि कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा। एटॉमिक मैस एंड रिलेटिव एटॉमिक मैस सेम है और इनके यूनिट्स भी सेम है। हानिया पूछ रही हैं, सो मैं आपको बताऊं हानिया के बिल्कुल एटॉमिक मैस और रिलेटिव एटॉमिक मैस एक ही चीज़ है, ठीक है। आप देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी कहते हैं, या आगे जाकर हम एक टर्म पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मैस, यानी कि अभी हमने टर्म पढ़नी है आइसोटोप। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैस वेरी करती है, ठीक है। सो इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट जिनके अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप होते हैं, इनके हम आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मैस होता है उसका एवरेज हम ले लेते हैं, जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं या एवरेज एटॉमिक मैस कहते हैं। है ये बात एक ही। अच्छा ठीक है जनाब, तो आगे चलते हैं। व्हाट अबाउट क्लासेस ऑफ उर्दू सर, वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे है ना हम। बिल्कुल लेक्चर ले सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। और अच्छा सर, अक्सा शफकत कह रही हैं कैसे पता चला कि ऑक्सीजन जो है हैवियर है कार्बन से, और रिलेट करते हुए ना, देखो रिलेट करते हुए, रिलेटिव एटॉमिक मैस का मतलब क्या होता है, रिलेट करना एक एटम के मैस को दूसरे एटम के साथ, ठीक हो गया। अच्छा इस वक्त आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन मेंशन करूंगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द एलिमेंट्स हैविंग द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ये कर लेते हैं, ये थोड़ा मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass ठीक है। The atoms are called आइसोटोप्स, ठीक है, इनको आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। हम समझेंगे, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे।
एक्सप्लेन करेंगे कि आइसोटोप की टर्म है क्या और इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। ठीक है जी। सो हम आइसोटोप को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, इस सवाल से मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो है एक ही एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो वेरी करेगा। सो इस तरह से हम इनको कहते हैं ये आइसोटोप हैं। ये क्या है? दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो टर्म हम आइसोटोप पढ़ने लगे हैं, जिस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको किसने रिकग्नाइज करवाया? ठीक है, किसने इससे मुतल्लिक जो है वो बात की थी? वो बेसिक तौर पे साइंटिस्ट ने मेंशन यहाँ पे भी किया हुआ है, सॉडी है हमारे पास वो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सॉडी हमारे पास साइंटिस्ट नेम है। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को, इस आप कहते हैं समहाउ इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाया कि एलिमेंट्स के अंदर कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास वेरी करता है, नहीं हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास वेरी कर सकता है। मुमकिन कैसे है ये ऐसा? ठीक है, कैसे हो सकता है ये हमने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, ठीक है, ये फर्स्ट इसका आइसोटोप है। सेकंड आइसोटोप में एटॉमिक नंबर 1 है इसका और एटॉमिक मास इसका 2 है। ठीक है, ये सेकंड आइसोटोप है। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है इसका थर्ड आइसोटोप होता है 1 और 3 वाला। ठीक है जी। अब इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक मास कैसे वेरी करता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है क्या। एटॉमिक नंबर की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। हम कहते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो इंडिकेट करता है किसको? किसी एक एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, हम कहते हैं दो चीजें जो है इनका सम होता है। वो क्या, कौन कौन सी चीजें? एटॉमिक जो मास है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है जी। इन दो चीजों के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर अब कुछ डिस्कशन चल रही है, सो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग अपनी इस डिस्कशन को, जो कि एक्सटेंसिव डिस्कशन है, इसको आप रोकेंगे और ध्यान देंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सर, मास नंबर सेम एज द एटॉमिक मास। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है ब्रेस। अच्छा, अब देखो फरजान, सॉडी को कैसे चला? अब ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात आपने कर दी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी एक एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, या किसी एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। एटॉमिक मास वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि हम कहते हैं इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं, उससे मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा आप लोगों को। सो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। फॉर फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको प्रोटियम कहते हैं। ठीक है, सेकंड आइसोटोप आप देखें किस तरीके से बनता है। इसमें प्रोटॉन 1 ही है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब 1 हो गया, इसमें नहीं था, इसमें आ गया। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बेसिक तौर पे एटॉमिक मास होता है, जो कि हम कहते हैं कि 2 है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से थर्ड वन, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनमें फर्क क्या आया? जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो चुके हैं और इनको अगर टोटल काउंट करें सो 2 + 1 विल गिव अस 3। ठीक है, सो ये 3 है। ठीक है, ये 2 है और ये यहां पर जस्ट 1 आएगा। ठीक हो गया। सो हम कहते हैं एटॉमिक मास वेरी कर रहा है किस तरह से? 1, 2 एंड 3। वो किस बेस पर वेरी कर रहा है? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके अंदर डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि एटॉमिक मास वेरी करता है। ड्यूटियम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? देखो मैं बताऊं, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटियम है, ये ट्राइटियम है। ड्यूटियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास रीजन है कि व्हाई द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो ये बेसिक हमारे पास रीजन आ गई। अब मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाय नेचर ऐसा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। ठीक है, इस वजह से है। ठीक हो गया। अब मुझसे क्वेश्चन यहां तक पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन की है डेफिनेशन और एक एग्जांपल दी है।
अब इससे आगे मैं फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करूंगा कि आइसोटोप्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं या सेम रहती हैं, इस सवाल से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। एटॉमिक नंबर के वजह से आपसे कहा था कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है जी सर। प्रोटॉन सेम होते हैं, एग्जैक्टली प्रोटॉन सेम रहते हैं, जस्ट न्यूट्रॉन में फर्क आता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम एटॉमिक मास कह रहे होते हैं। सर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहते हैं, एग्जैक्टली सब में सेम रहते हैं, क्योंकि देखो एटम एज अ होल न्यूट्रल है, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन था, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का कैसे पता चलता है। सो अरूज देखो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जहाँ तक बात है, सो हम एटॉमिक नंबर को नीचे राइट करते हैं समहाउ, हम कहते हैं कन्वेंशनली, ठीक है। सिंबल के नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी यही चीज है, यही चीज फॉलो की जाती है, ठीक है जनाब। नहीं, इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आती, सिर्फ प्रोटॉन में चेंज आता है, प्रोटॉन में चेंज आएगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर, हम आइसोटोप्स की नेचुरल क्या था यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था, नेचुरल अबंडेंस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है नेचुरली एग्जिस्टिंग जो होती हैं, ठीक है, उनको तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इस वक्त मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा। आइसोटोप्स जो हैं इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है इनके एटॉमिक मास की चेंज होने से। अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे कि आइसोटोप्स जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क होता है या नहीं होता। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिक तौर पे किसी भी एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास, ठीक है। हम कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास, ठीक है। सो हम कहते हैं कि चूंकि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि इनका मास वेरी करता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, ठीक है। आइसोटोप्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि डिफरेंट इन डिफरेंट आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमने कहा इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, एटॉमिक मास चेंज होगा। सो हम कहते हैं कि एटॉमिक मास की चेंज होने से आइसोटोप्स जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। चूंकि आइसोटोप्स जो हैं, ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, तो चूंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी, सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि इनका एटॉमिक मास वेरी करता है,
एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी। क्वेश्चन पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां तक। जी हाँ जी, वो देख लेते हैं। यहां तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो मुझसे शेयर करेंगे तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट मूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है जनाब। सो आइसोटोप्स के हवाले से यहीं तक हम आज अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। कल मैं आप लोगों को फर्दर जो है कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू आइसोटोप्स और हम फिर बात करेंगे सर इन इस तमाम में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्टली देखो मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के बाद से, लेकिन इसमें से बन सकता जरूर है सर। एएमयू रिलेटेड पूछना है, जरूर पूछें भी एएमयू के हवाले से। अच्छा, मैं आप लोगों से कहा था कि और मजीद एग्जांपल्स मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमने अंडरलाइन करनी है, आपके पास बुक होगी, इस वजह से जो है आप लोग उसको अपनी जो है बुक में मार्क भी करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स भी हमने कल जो है डिस्कस करना है। हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का आ रहा है जो कि हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एएमयू और एटॉमिक मास यूनिट में डिफरेंस, भाई ये एटॉमिक मास यूनिट इसी कंप्लीट, ये एएमयू एब्रीविएशन है और एटॉमिक मास यूनिट कंप्लीट नेम है। ठीक है जी, मुझे पता है कि बैटरी जो है वो खत्म हो रही है। सो इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, दुआओं में आप याद रखेंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम के ऊपर। इंशाल्लाह से ऑनवर्ड आगे चलेंगे, लेक्चर को रेट भी करें और सवाल से फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।